ओके मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। ओके तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन इनका अनरिटन, हाँ मैं ये बता रहा था कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो एक्ट्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, जैसे उसने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, एफआर जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो एक अलग बुक में लिख दिया गया, जो ह्यूमन राइट्स है वो एक अलग बुक में लिखा गया, जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो एक अलग बुक में लिखा गया। ठीक है, जितने भी अलग अलग टाइप से राइट्स होते हैं वो सब अलग अलग बुक में लिख दिया गया। ठीक है, और जिसको जो राइट्स पढ़ने वो अलग से जाके पढ़ ले। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर सारी चीजें डिफाइंड है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रहेगा। हाउ डू दे फंक्शन देन एक्चुअली, जहां भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की बात करता हूं, ब्रिटेन का फंक्शनिंग बता देता हूं। जो कनाडा है वहां की फंक्शनिंग थोड़ी सी अलग है एक्सेप्शनली। उसके अलावा अगर इंग्लैंड की फंक्शनिंग बताऊं तो आपको पता है इंग्लैंड में इवन पूरा पूरा इंग्लैंड ही है, वहां स्टेट तक नहीं है, इतना छोटा है। एक तरीके से हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं चीजों को कि भाई इंडिया इतना बड़ा स्टेट है तो उसको गवर्न करने में स्टेट्स लग रहे हैं और ये सारी चीजें, मगर इंग्लैंड इतना बड़ा है ही नहीं ना, फ्रांस इतना बड़ा है। ठीक है, तो और जब फंक्शनिंग की बात आती है तो जो गवर्नमेंट है वो अपने आप काम करती है। अब जैसे जो कोर्ट्स होंगे उनको कोर्ट के लिए एक अलग बुक मिली होगी, ठीक है, लॉ की एक अलग बुक है। जो लेजिस्लेचर होगा वहां पे उनके लिए एक अलग बुक होगी जो सिर्फ लेजिस्लेचर वालों को पढ़नी होगी। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की वालों की बात करें तो उनके लिए एक अलग बुक है, तो वो स्पेसिफिक बुक पढ़ते रहते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को होने का ये मतलब नहीं है कि वहां पे लॉ नहीं है, लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ कि अनरिटन है। ठीक है, तो दोज कंट्रीज which have director from starting dictators from starting has constitution or not, very good question। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं बताऊंगा आपके हमारी प्रॉपर्टीज या फिर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा। तो जो मोनार्क टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो देखिए मोनार्क जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जिसके डिक्टेटर होते हैं उसमें मोनार्क कह सकते हैं, पर ये डिक्टेटर बहुत अलग ही चीज हो गई डिक्टेटर होना। जैसे जो नॉर्थ कोरिया की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे डिक्टेटर, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मगर देखो कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये है, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोपरि है। हिंदी का जो वर्ड होता है ना सर्वोपरि, मतलब सबसे ऊपर है। ठीक है, अब मान लो नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है भी, ठीक है, और है भी एक्चुअली है, नॉर्थ कोरिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर अगर वो सबसे ऊपर नहीं है, उससे ऊपर राजा हो गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की तो वैल्यू वैसे ही चली गई। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो जो ऐसी कंट्रीज होती हैं, जैसे चाइना की बात करें, ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है साथ में। तो ये चीजें होती है। बात ये होती है कि सबसे ऊपर कौन है। अब ब्रिटेन में जो रानी है वो सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं, किसी भी लॉ के ऊपर है रानी। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट याद आता है मेरे को ब्रिटेन के नाम से कि ब्रिटेन में सिर्फ एक लड़के को एक लड़की बना नहीं सकते लीगली, बाकी सब किया जा सकता है। मतलब रानी अगर बोल दे ये आज से लॉ है तो ये आज से लॉ है, ऐसी हालत है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होना और डिक्टेटर या मोनार्क होने में फर्क है। अगर डिक्टेटर सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रहने या नहीं रहने का कोई मतलब ही नहीं। मगर इंडिया में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा ही होगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना रिजिड भी बनाया गया कुछ पोर्शंस में, इतना फ्लेक्सिबल भी बनाया गया कुछ पोर्शन में। हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम खिचड़ी टाइप का है, थोड़ा सा सही बोलूं तो एकदम थोड़ा सा खिचड़ी है। हर चीज का मिक्सचर, हर चीज के थोड़ी थोड़ी, और खिचड़ी होने के बाद कारण हमारे को थोड़ा सा फायदा भी है उस चीज का कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, कहीं कहीं थोड़ा सा स्टिफ है, कहीं कहीं फ्लेक्सिबल का। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, कैसे भी मोड़ मोड़ लो, कैसे भी कुछ भी कर लो। मगर जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है वहां अमेंडमेंट करने के लिए इतना तामझाम करना पड़ता है, एक भी अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक है, मगर हमारा दोनों मिक्सचर है। जैसे हमको सिटीजनशिप की बात करना है तो एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, अमेंडमेंट हो जाएगा। एक स्टेट बनाना है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, अमेंडमेंट हो जाएगा। मगर कुछ चीजों में इस जैसे फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करना है तो हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, 2/3 ऑफ दी पार्लियामेंट, टू थर्ड ऑफ दी पार्लियामेंट के साथ साथ आपकी 1/3 ऑफ दी स्टेट्स, आई गेस 1/2 मतलब 50% ऑफ दी स्टेट से हमको
परमिशन चाहिए या फिर वहां पे उनके स्टेट की लेजिस्लेचर में वो लॉ पास होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होगा। मगर आपको पता है स्टेट बनाना है ना, एक नया राज्य बनाना है, बोलो आज किसी स्टेट को आज किसी मतलब स्टेट बनाने का मन है, तो सिंपल एक एक्ट आपका एक बिल लाओ, पार्लियामेंट में बिल लाया आपने, उसको बस पास करा सिंपल मेजोरिटी से, मतलब कितनी परसेंट भी जनता प्रेजेंट है उसका 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, इसका बहुत फर्क पड़ता है, हम देखेंगे सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, तो मैं बात कर रहा था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, जैसे हमारा कहाँ कहाँ का है, हमारा कनाडा का हो गया, ब्रिटेन का हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इजराइल का हो गया, इन सब जगहों का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक आता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक आता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना, कुछ स्टेट्स इतने छोटे होते हैं, ओके, ठीक है, कुछ स्टेट्स इतने छोटे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ऐसे स्टेट्स जो बहुत छोटे हैं, जिनको हम एक हमारे इंडिया के एक स्टेट बराबर है एक्चुअली, ठीक है, तो वैसे स्टेट्स में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर की बस चलता है। भूटान, ओके बिल्कुल, भूटान, मोनार्की, भूटान, भूटान में एक्चुअली भूटान में मोनार्की है। अगर आप नेपाल की बात करते ना तो अलग था, भूटान में ही मोनार्की है, भूटान के पास कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो है, मगर सबसे ऊपर है कि नहीं है ये मेरे को कंफ्यूजन है, ठीक है। अच्छा, नेपाल की बात करते हैं, अगर आप हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन सन 2015 में बना है, ठीक है, और ये सबसे न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताना भूल गया था, ठीक है, सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब हमारे वर्ल्ड में बना हुआ है वो है नेपाल का, जो कि सन 2015 में बना था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भूटान का मैं क्लियर करके बता दूंगा, भूटान में वैसे मोनार्की था, ठीक है, भूटान में मोनार्क थे। अब ये याद नहीं है कि वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है या नहीं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की तो है 100% भूटान, ठीक है, मोनार्क है, बिल्कुल मोनार्क है, ओके, ठीक है, यस उत्कर्ष मोनार्क है, ठीक है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था। अब हम जब पढ़ेंगे थोड़ा आगे यूनिटरी और फेडरल, हम दो वर्ड पढ़ेंगे, यूनिटरी और फेडरल, दोनों में फर्क क्या होता है। तो यूनिटरी का मतलब होता है पावर जो है एक ही के पास हो, ठीक है, एक ही के पास हो, और फेडरल मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। इसको एक तरीके से और समझते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, ठीक है, जैसे कि हम बात करें अगर यूनिटरी फेडरल, हाँ, यूएसए की बात करते हैं, ठीक है, फेडरेशन के एग्जांपल आ जाएगा, खैर उसमें अभी आप यूनिटरी को समझिए। यूनिटरी का मतलब हो गया पावर एक जन के पास हो, ठीक है। अब जैसे छोटी छोटी कंट्रीज जैसे ब्रिटेन या फ्रांस की बात कर ले, फ्रांस की बात करें तो जो पूरा का पूरा पावर है वो सेंटर के पास है, ठीक है, क्योंकि स्टेट है ही नहीं इसलिए सेंटर के पास है, ये भी कह लो रीजन। मगर जो पूरा का पूरा पावर है वो है सेंटर के पास, सेंटर जो चाहे वो कर सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मगर क्या ये चीज इंडिया में पॉसिबल है? यहाँ कोई स्टेट कुछ और बात कर रहा है, कोई स्टेट कुछ और बात कर रहा है, इतनी वर्सेटैलिटी है सोच में, कल्चर में, रिलीजन में, हर चीज में इतनी वर्सेटैलिटी है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि सिर्फ सेंटर काम करे, ठीक है। हमारे यहाँ पे अब देखिए फेडरेशन भी दो तरीके के होते हैं, जो फेडरेशन होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें यूएसए की बात आ रही है, ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी यूएसए हॉट टॉपिक चल रहा है तो ये पूछा जा सकता है। जो फेडरेशन होता है वो भी दो तरीके का होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एक होता है यूएसए जैसा फेडरेशन, ठीक है, और एक होता है इंडिया जैसा फेडरेशन, ठीक है। फेडरेशन की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे यूनिटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फेडरेशन दो तरीके का होता है कि इंडियन, अब इंडिया में क्या होता है, सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल है, मगर उसने जो अलग अलग स्टेट्स को पावर दे रखी है, ये भी एक फेडरेशन हुआ कि भाई सेंटर पावरफुल है और उसने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी पावर, सर आई हैव अ डाउट अबाउट जापान, इट हैज किंग क्वीन आल्सो, कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इट्स कम्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है साहिल,
कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में आएगा। ये हम पढ़ेंगे साहिल, टेंशन वाली बात नहीं। अभी कुछ फैक्ट्स ये सब बताने जरूरी है ताकि हम अभी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कौन से कहां से लिए हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, रेज हैंड। ओके, जो था बताएं। ओके सर। Sir, I read by mistake, sir. Sorry. ओके ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे फेडरेशन की। जो इंडिया का फेडरेशन है वो सेंटर पावरफुल है, उसने थोड़ी थोड़ी पावर्स दे रखी है स्टेट्स में, जो हम स्टेट लिस्ट से जानते हैं। ठीक है, जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 29 सब्जेक्ट्स आई गेस, ठीक है, कंफर्म याद नहीं मेरे को भी। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की पावर, जैसे पुलिसिंग की पावर हो गई, ठीक है, पुलिसिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है, डोमेस्टिक जो हमारे चीजें होती हैं, ये सब की पावर स्टेट को दे रखी है। मगर आपको पता है यूएसए में क्या सिस्टम है? यूएसए में जो स्टेट्स हैं, जो अलग अलग, और एग्जैक्टली बोलेंगे तो 51 स्टेट्स हैं, उन्होंने सेंटर को पावर दी है। ठीक है, उन्होंने सेंटर को पावर दी है। तो ये दो तरीके का फेडरेशन हुआ। तो यूएसए का जो फेडरेशन है वो सारे स्टेट्स, 51 स्टेट्स मिलके सेंटर बनाए, मगर इंडिया में जो सेंटर है वहां से स्टेट बना। ठीक है, किसी का ऑडियो चालू है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। कुछ डाउट है क्या किसी को? इसका ऑडियो चालू है? No, sir. ओके ओके, let me check once. ओके, सो तो ये दो तरीके के फेडरेशन हो गया। यूनिटरी की बात कर रहा था मैं। यूनिटरी मतलब पूरा पूरा पावर एक जगह होना, ठीक है, सेंटर में होना, स्टेट वाली कोई बात ही नहीं उठती वहां पे। तो एग्जांपल उसका ब्रिटेन और फ्रांस दोनों है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना है। इसके बाद आता है फेडरल। अभी फेडरल की बात किया, फेडरेशन की बात किया हमने। फेडरेशन क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में चर्चा की हमने। ठीक है, तो फेडरेशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए आप लोग। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वाजी फेडरल। नेक्स्ट है क्वाजी फेडरल। मैंने कहीं भी इंडिया का नाम नहीं लिया ना, मैंने बताया कि फेडरल है इंडिया भी, मगर पर्टिकुलरली फेडरल नहीं है। ठीक है, जो इंडिया, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है, इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, और तो आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिटरी, फेडरल, क्वाजी फेडरल, या जो भी एक ऑप्शन दे देगा, मोनार्की दे देगा। तो मोनार्की तो है ही नहीं। आपको कंफ्यूजन होगा कहां पे, फेडरल और क्वाजी फेडरल में। भाई ये क्वाजी का क्या मतलब होता है? देखिए, क्वाजी एक कौन सा वर्ड है पता नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच वर्ड या कौन सा वर्ड है, चलिए बताता हूँ। जो क्वाजी है, क्वाजी का मतलब होता है हाफ। जो इंडिया है वो हाफ फेडरल है, पूरा फेडरल नहीं है। जो इंडिया है वो हाफ फेडरल कहला, इटालियन, ओके, लैटिन, सॉरी, इटालियन नहीं, लैटिन। ओके, जो क्वाजी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है। क्वाजी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, पूरा नहीं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें, जो क्वाजी फेडरल ऐसे कंट्रीज होते हैं जहां पे फेडरेशन तो होता है, जहां पे फेडरेशन तो होता है, मगर जैसे स्टेट के पास भी पावर होती है और सेंटर के पास भी पावर होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, यूएसए में बहुत सिचुएशन अलग है। अभी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, मैं यूएसए का सिचुएशन बताऊंगा। ठीक है, तो जो फेडरेशन हुआ वो क्वाजी फेडरेशन कैसे होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ मामलों में स्टेट पावरफुल रहता है इंडिया में, मगर कभी कभी कुछ मामलों में आपका सेंटर पावरफुल रहता है। अभी बताया मैंने। ठीक है, कुछ मामलों में सेंटर पावरफुल है, कुछ मामले में स्टेट पावरफुल है। मगर जब इमरजेंसी लागू हो जाती तब क्या होता है? भाई जब इमरजेंसी लागू होगी तो स्टेट का नामो निशान ही मिट जाता है। अगर इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, इमरजेंसी लागू हो गई तो स्टेट का नाम ही हट जाता है, स्टेट एकदम ही अलग हो जाता है। ठीक है, ऊपर से सेंटर जो है हमेशा स्टेट के ऊपर अपना दबदबा बना के रखता है। कैसे? वो बना के रखता है गवर्नर के जरिए। आपको पता होगा जो एक स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो सीएम के भी ऊपर होता है, वो होता है गवर्नर। अब गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? सेंटर करता है। तो सेंटर अपना पावर जो है स्टेट के ऊपर बना के रखता है, मगर कुछ चीजों में स्टेट अपनी मनमानी भी करता है। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है वो क्वाजी आपका वो है, क्वाजी
फेडरल है, ठीक है, याद रखिएगा, हाफ फेडरल है, पूरा फेडरल नहीं है। तो जो प्रिसाइज वर्ड यूज किया जाएगा इंडिया के लिए, ठीक है, मैंने बताया ना इंडिया एकदम खिचड़ी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी आगे देखेंगे कहाँ कहाँ से हमने उठाया है, क्या क्या, और ये देखेंगे कि भाई अलग अलग प्रोविजंस जो हमसे लिए गए हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी है, तो लो डेमोक्रेसी तो पूरा पूरा है कम से कम, ठीक है, मगर बहुत सारी चीजें और आधी आधी हैं, आधी हमने इधर से भी ली है, आधी उधर से भी ली है, हर तरीके का बनाने की कोशिश की है। हम प्रैक्टिकली सोशलिस्ट भी नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली कम्युनिस्ट भी नहीं है, ठीक है, या प्रैक्टिकली उसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट भी नहीं है, ठीक है, हम कोई पर्टिकुलर चीज है ही नहीं। हमारे यहाँ सोशल फीचर्स भी हैं, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट फीचर भी हैं, हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट फीचर भी हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, थोड़ी देर में अगली एक दो क्लास में डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों का। बस ये याद रखना आपको, ये क्वाजी फेडरल है इंडिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, बिल्कुल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब जो था आप पढ़ के आई है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना चाहिए अपने को, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना है। आज जैसे मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है, आज शाम को मैं आपको 1 घंटे में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो लेक्चर्स हैं इसके, आपको करना क्या है कि थोड़ा सा अपने से भी रिसर्च करना है। कुछ बुक्स का नाम आपको बता दो, जैसे लक्ष्मीकांत तो आपको सबको पता ही है, ठीक है, कुछ बुक्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो कुछ बुक्स का मैं नाम बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो सबको पता होगा ल्यूसेंट, ठीक है, एक बुक है ल्यूसेंट, जहां से आप रिवीजन बहुत इजीली कर सकते हो या पढ़ सकते हो। ओके, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, विल यू रिपीट दिस इन 20th आल्सो, और विल यू कंटिन्यू? अब मैं रिपीट करूंगा ये, अभी अब ये समझ लीजिए कि समरी जैसा चल रहा है, ठीक है, अभी क्योंकि काफी लोग और आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो चला रहे हैं क्लास, और चीजों को समझाने की कोशिश ज्यादा कर रहा हूँ। ये सारी चीजें रिपीट होंगी, और जहां भी आपको डाउट होगा बट ऑब्वियस आप पूछ ही सकते हो, ठीक है, 20th को रिपीट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी डिमांड होगी। हाँ सर, आई मिस्ड इनिशियली, सो ओके ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके, मैं रिपीट कर दूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा। एक्चुअली आज थोड़ा सा इशू ये हो गया कि मैंने इनिशियली क्लास रिकॉर्ड करनी शुरू नहीं की थी, ठीक है, तो थोड़ा सा एक्चुअली शुरू में मिस हो गया, जो था जहां से आप आई हैं उससे उसका थोड़ा मिस है, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मिस नहीं हुआ है। तो एक ल्यूसेंट आपको लेना है, एक बड़ी फेमस लक्ष्मीकांत आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं रेफर नहीं करूंगा लक्ष्मीकांत, ठीक है, बहुत ही भारी किताब है, आप लोग ले लोगे, ओके, आप लोग ले लोगे, और फिर ये हो जाएगा कि पढ़ पा नहीं रहे हैं, खरीद लिए हैं, ठीक है, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है अभी के स्टेज में। एक स्टेज आएगा, अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लिटरली तभी खरीदना, ठीक है, नहीं तो एक्चुअली मेरे नोट से काम हो जाएगा, क्योंकि ये नोट से मैंने खुद पढ़े हैं, मतलब ये मैं जिन नोट से पढ़ता था, तो मैंने सब चीज का समरी निकाल निकाल के इस नोट्स में पूरा डाल दिया है। सही बताऊं तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लूसेंट में भी कहूंगा तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से पढ़ने की। अगर रिफर करना है तो आप जैसे डीडी बासु भी रिफर कर सकते हो, ठीक है, आप डीडी बासु मैक्सिमम थोड़ी पतली बुक आती है डीडी बासु की, इसलिए बोल रहा हूँ, लक्ष्मीकांत बहुत भारी भरकम किताब है, ठीक है, तो ये सारी बुक्स यूज कर सकते हो आप। ल्यूसेंट तो ले ही लेना, एकदम धर्म ग्रंथ है एसएससी के लिए, आपको ल्यूसेंट मतलब रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि पहली चीज तो रिवीजन हो जाती है, काफी पतली बुक है, छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप बड़ा आसानी से कहीं कैरी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको ल्यूसेंट रख लेना है। ओके, तो ये होगी बुक्स थोड़ी सी, ल्यूसेंट इक्विवेलेंट टू लक्ष्मीकांत, नहीं नहीं नहीं, आई गेस ल्यूसेंट मेरे पास होनी भी चाहिए, कहीं होगी। ओके, अभी तो दिख नहीं रही ना, अदरवाइज आपको दिखा दूंगा। ल्यूसेंट एक्चुअली सारी गवर्नमेंट है मेरे पास, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग को दिख रही है क्या ल्यूसेंट? जिसको नहीं पता है उसको बता दूं। ओके, दिस इज ल्यूसेंट, ठीक है, ऐसे पीली बुक आती है, इसको आप लोग ले लीजिएगा। ये इजी टू कैरी होती है, सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इसलिए हम यूजुअली रिफर करते हैं, और कोई कारण नहीं है इसमें, कुछ बहुत बड़ा भारी नहीं दिया है, और कुछ कुछ चीजें फालतू ही दी हैं, ठीक है, तो ल्यूसेंट जरूरी नहीं है, ल्यूसेंट जरूरी है, ठीक है, मगर कंपलसरी नहीं है, नोट्स भी से भी काम हो जाएगा पूरा, ठीक है, नोट्स के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं है। जनरल, इट इज ऑफ जनरल, यस इट इज ऑफ जनरल नॉलेज, और इसमें पूरा कवर रहता है, सारी चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ दिया हुआ है, स्टैटिक जी के पीछे दिया हुआ है,
उससे भी आपका काम हो जाएगा। ओके ओके, और कुछ बताएं मेरे को, और कोई दिक्कत जो समझ में आ रही हो? Will it be useful for UPSC? Yes, it will be useful for UPSC. उसका कारण ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा रिवीजन के लिए फॉर प्रीलिम्स, यस फॉर प्रीलिम्स एक्चुअली, प्रीलिम जो आपको जैसे आर्टिकल्स याद करने होंगे, वैसे पर्टिकुलरली आपको बोलूं ना, यूपीएससी के लिए आप ल्यूसेंट ले तो लो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक इशू है ल्यूसेंट में। अब होता क्या है, सबसे शुरू मैंने एक बात बोली थी आप लोग को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्ड्स की बहुत कीमत है, वर्ड्स की बहुत कीमत है। जब आप यूपीएससी मेंस लिखोगे, प्रीलिम्स में इवन, तो जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल यूज होती है, मगर ल्यूसेंट में उसको इजी करके दे दिया गया है। अब आपको वो टर्मिनोलॉजी तो जाननी ही पड़ेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं से। अब वो आप इजी वे में याद करके जाओगे, क्वेश्चन पेपर में कुछ और पूछेगा, टर्मिनोलॉजी से आप गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए एक आती है, नाम याद नहीं आ रहा, एक मैं स्ट्राइक करेगा मेरे को, एक मिनट में मैं एक बुक आती है उसको बता दूंगा, उसमें पर्टिकुलरली जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, एकदम वैसा ही लिखा है, ठीक है। थी भी मेरे पास, नहीं यहाँ पे तो नहीं रखी है, यस नहीं अभी तो नहीं है। एक बुक है जिससे लॉ वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसी से आप लोग को पढ़ना है यूपीएससी में, ठीक है। तो एनीवेज, पीएम बख्शी, पीएम बख्शी, नहीं याद आ गया, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, ठीक है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा बेयर एक्ट का, वैसे इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है ऑनलाइन, ठीक है। उसमें पर्टिकुलरली एकदम शब्द वर्ड बाय वर्ड पूरे के पूरे वर्ड्स को अच्छे से फ्रेज किया है, यूज किया है। अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई अमेंडमेंट से वर्ड ऐड किया गया है तो वो पर्टिकुलरली दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला ना, अमेंडमेंट्स हम 30-35 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे, मगर उसमें पर्टिकुलरली सारे अमेंडमेंट्स दिए, जो 104 के आसपास या 106 के आसपास अमेंडमेंट्स है वो पूरे दिए हुए हैं, ठीक है। तो बेयर एक्ट की बुक आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आती है, आप लोग तो खैर इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो बेयर एक्ट ले लेना, मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। अगर मेरे को स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स को जानना है तो लक्ष्मीकांत हो चाहे कोई भी बुक हो, पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज नहीं करता है, वर्ड्स को इजी करके फ्रेज करता है, ठीक है। कई जगह पे तो लक्ष्मीकांत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट बेयर एक्ट ले लेना, सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिकल्स याद करने होंगे, ठीक है। उसके लिए यूपीएससी के लिए, एसएससी वाले इसके लिए इसका टेंशन नहीं ले, बेयर एक्ट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी पूछता है एसएससी में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, क्लियर है ये चीज? ओके, ये सर, ओके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका एक प्रीफेस दे देता हूँ। इसके साथ आप ध्यान रखें कि थोड़ा स्लो चलेंगे। आप मेरी पेस मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपकी पेस मैच कर पा रही हूँ, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ये मेरे को बताना है आप लोगों को, इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ भी ऊपर से जाए, देखो लिमिटेड, आप लोग लिमिटेड हो। लक्ष्मीकांत सर, would be better to complete NCERT than लक्ष्मीकांत? लक्ष्मीकांत, इट वुड बी बेटर साहिल। देखो लक्ष्मीकांत, सही बताऊं, बहुत अच्छे से समझा है। अगर लक्ष्मीकांत स्ट्रेट भी आप पढ़ने लगोगे तो बहुत अच्छा समझा है, ठीक है। जैसे ये वाली बात हो जाती है, यहाँ पे ये सिनेरियो, आपको बाइक चलाना आता है मगर जो रास्ते में आप जा रहे हो वो नया है, ठीक है। अब लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे समझाया है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छा समझाया है, मगर आपको बाइक चलानी आती है, पढ़ तो लोगे, मगर रास्ता आपको क्लियर नहीं है। जब आपको पर्टिकुलरली पता नहीं है आपको कहाँ पढ़ना है और कहाँ रुकना है, तो लक्ष्मीकांत के साथ इशू हो जाता है। नहीं तो है बहुत अच्छी लक्ष्मीकांत, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत टाइम नहीं लगेगा। मेरे को लगता है 7th 8th 9th 10th के एनसीईआरटी खत्म करने में 2 मंथ से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। 2 मंथ में पूरी एनसीईआरटी 7th 8th 9th 10th खत्म हो जाएगी। 11th 12th लक्ष्मीकांत के साथ पढ़ लेना, ठीक है सर। अप्रोक्सीमेट टाइम टू कंप्लीट लक्ष्मीकांत, अप्रोक्सीमेट टाइम जो मुझे फर्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ने में पूरी लगा था वो था 3.5 मंथ्स कह लो। मेरे को पूरी लक्ष्मीकांत और पूरी पॉलिटी पढ़ने में एक्चुअली लगा था
फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर वो पलटा लोगे, 1 महीने में आराम से खत्म कर लोगे। और रिवीजन नोट्स जब आपके बन जाएंगे तब आप उसको 2 दिन 2 डेज में रिवीजन नोट्स से, अपने लक्ष्मीकांत को नहीं, जो आपके लक्ष्मीकांत के रिवीजन नोट्स बनते हैं उससे 2 दिन में हो जाएगा। बट 3.5 महीना मेरे को लगा था, मैं थोड़ा स्लो स्टडी करता हूँ, ठीक है, आप लोग तेज भी कर सकते हो। उसके बाद 1 मंथ में रिवीजन हो जाता था। इट इज वर्थ टू मेक नोट्स फॉर फ्रॉम लक्ष्मीकांत फ्रॉम यूसी। किसी भी टॉपर से लेकर किसी भी ड्रॉपर का, ठीक है, फेलियर का इंटरव्यू पूछोगे तो बोलेगा आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। बात क्या है, लक्ष्मीकांत के भी, ठीक है, आपने लक्ष्मीकांत के लिए पूछा तो लक्ष्मीकांत के भी होता क्या है कि अब जब लक्ष्मीकांत खोलोगे ना तो आपको कुछ दिन बाद डर लगेगा, ठीक है, ये होने लगता है, ठीक है। एक तो वो कंप्लीट नहीं होती बड़े जल्दी, तो नोट्स लक्ष्मीकांत से बना लो, वो ज्यादा बेटर है। जैसे आप अंडरलाइन कितना कर पाओगे, कोई वर्ड आपको कैसे भी याद रहता है, ठीक है। जैसे मेरे को कोई वर्ड है जो बहुत इजीली मैं याद रख सकता हूँ, ठीक है, मगर लक्ष्मीकांत को बहुत टफ दिया हुआ है। अब वो मुझे अपने वर्ड्स में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई अपनी कॉपी में लिखूंगा कहीं पे वो वर्ड और उसको गोला मार के यहाँ ऐसे एरो लगाऊंगा और मैं वहां उसका मीनिंग लिख दूंगा। मगर अब लक्ष्मीकांत में कितना लिख पाओगे, तो इसलिए नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। प्लस लक्ष्मीकांत या रेफरेंस बुक के लिए, यूपीएससी के लिए नोट्स बनाने ही पड़ते हैं, ठीक है। ये बनाना ही पड़ेगा, लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाना ही पड़ेगा, तभी तो 1 महीने में खत्म होगी। नहीं तो 1 महीने में दोबारा थोड़े पढ़ने में खत्म होगी यार। लाइन भी लगाओगे आप, मार्कर भी लगाओगे ना, तो भी मन करेगा यार जिसमें मार्क नहीं लगा है, मैं पहली बार पढ़ा था, हो सकता है मैं अच्छे से ना पढ़ा हूं, उसको भी पढ़ लेता हूँ। ये होगा, आप लोग के साथ होगा। और यही सब चीजें आपको अगर एग्जाम निकालना है और जल्दी निकालना है तो जितना बुक को पतला करते जाओ, ठीक है, लक्ष्मीकांत को पढ़ो, उसके आधा का नोट्स बनाओ पहली बार, और बिल्कुल 10 पन्नों 20 पन्नों में, लिटरली 20 पन्नों में पूरी पूरी लक्ष्मीकांत का समरी बना लो अपने हैंडराइटिंग में। जितना छोटा करते जाओगे उतना ही जल्दी सिलेक्शन होगा, और जितना बड़ा रखोगे उतना ही लेट होगा, ठीक है। तो नोट्स बना लेना लक्ष्मीकांत के, और सब चीजों के नोट्स बना लेना। यहाँ पे जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, ये ऐसा करूंगा मैं, इस टाइप का फॉर्मेट में दूंगा कि आपको इसका वो भी बन जाए, बाइंडिंग भी बना सको, प्रिंट आउट भी निकाल सको, ताकि उससे आप वो कर लो, क्या बोलते हैं, बाइंड कर सको इसको। तो इसमें बहुत स्पेस दे के रखा हूं मैं खुद भी लिखने के लिए स्पेस रखता हूँ ताकि मैं लिख सकूं, क्योंकि सब चीजें लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो आप इसमें ऐसे नोट्स बनाते रहना, अगर हो सके, नहीं हो तो इसके भी नोट्स बना लेना, ठीक है। क्लियर है? चलो एक बार जल्दी से बता दो सब क्लियर है, फिर आगे बढ़े। जो ऑडियो चालू करके बता सकता हो जल्दी से बताए, जो मैसेज कर सकता है मैसेज करे, फिर आगे बढ़े। आज का टॉपिक समझ लें। All good. ऑल गुड, ओके ओके देवी, ठीक है, क्लियर। प्रियांशु क्लियर। will you also tell the way to make notes? I will tell you the way to make notes. बस अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत लेंदी नहीं हो जाए, ठीक है। सबको ये नहीं लगे कि मैं सिर्फ फालतू की बातें करते रहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे। नोट्स बिल्कुल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बता दूंगा नोट्स आप लोग को, ठीक है। सब चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। नहीं तो यार बताओ, सब ऐसे ऐसे चीजें पूछते रहोगे तो है तो बहुत कुछ ही, तो मैं आपको इंस्टाग्राम में बता दूंगा, हम लोग लाइव आते रहते हैं, उसमें बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलो आज आज क्या करते हैं, मैं अभी बता देता हूँ पूरा स्ट्रक्चर आज अभी फिर से, कि हम टॉपिक वाइज क्या पढ़ेंगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक वाइज ही चलेंगे, बीच में आपके डाउट जो भी चलते रहेंगे, ठीक है। और ज्यादा देर लंबी क्लास इसको नहीं खींचते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक सेकेंड, ओके। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन टॉपिक्स में प्रिसाइजली आपको पढ़ाऊंगा ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अलग अलग जगह से पढ़ने से कंफ्यूजन होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूंगा सबसे पहले, ठीक है। जो 1773 का एक्ट है वहां से शुरू करूंगा, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो हमारा 1773 का सबसे पहला एक्ट आता है, जब जो ब्रिटिशर्स होते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी होती है जहां से डायरेक्ट रूल करना चालू कर देती है, वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। 1772 में अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट रूल चालू हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से, और उसके बाद सर विल स्टार्ट इन ऑर्डर। will start in order from 20. Yes, I'll start in order from 28, but मैं यहाँ से भी चालू कर दे रहा हूँ, I'll repeat it, कोई इशू नहीं है। वो तो अभी बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। आप लोगों को 2-3 स्लाइड हुआ, मैं 1 घंटे में काफी कुछ पढ़ा सकता हूँ, डोंट वरी।
उसके लिए आप डोंट वरी फॉर दैट। कल भी हम जो ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, कल जब हम क्लास लेंगे ना, तो ये पहला टॉपिक हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्डर में ही चलेंगे, ठीक है, ज्यादा किसी के लिए नहीं रुकेंगे, जितने भी लोग होंगे बैच हम विल कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड रहेंगी क्लासेस, जो लेट आते रहेंगे दे विल सी द रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम रुकेंगे नहीं उनके लिए। ओके, सो 1772 में हमारा बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहा था मैं। आपका बैटल ऑफ बक्सर से क्या चालू हो जाता है, एक सेकेंड, बैटल ऑफ बक्सर के से क्या चालू हो जाता है आपका ड्वेल गवर्नेंस इन बंगाल, और जाके 1772 में ये खत्म होता है, और 1773 में डायरेक्ट रूल के लिए सबसे पहला एक्ट आता है। तो हम वहां से चालू करेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम 1858 का एक्ट देखेंगे, जहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करने लगती है, ठीक है, डायरेक्ट रूल करने लगती है इंडिया में। और वहां से हम जाके देखेंगे 1947 का, ठीक है, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, वहां तक देखेंगे पूरा पूरा। फिर हम इसके बाद देखेंगे क्या, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसके पहले मैं हिस्ट्री इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर रहे आप लोगों की, हिस्ट्री में क्या हुआ था, उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर एक टॉपिक खत्म होने के बाद फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ये सारी बातें जो आज हम डिस्कस कर रहे थे वो सब फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल, फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पूरा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से लेकर गवर्नर से लेकर सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है, विथ आर्टिकल, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, स्टेट में कैसे फंक्शन करता है, स्टेट कब डिसॉल्व हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे कि स्टेट के पास कौन कौन सी पावर होती है टू लेजिस्लेट, उन सब की बात करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करेंगे कि इसमें होता क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप मतलब जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में है जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। तो ये जो जीएसटी होता है ये कैसे डिवाइड होता है, इसको कैसे बांटा जाता है, जो टैक्स है, कुछ टैक्सेस सेंटर वसूलता है मगर वो स्टेट्स के होते हैं, कुछ स्टेट वसूलता है वो सेंटर्स के होते हैं। तो ये सब चीजों को क्लियर करूंगा मैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, इनमें से कौन सा स्टेट टैक्स है, इनमें से कौन सा सेंटर टैक्स है। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ऐसे ही टॉपिक्स में आपको डिस्कस करवाऊंगा, जैसे जीएसटी हो गया और अदर्स, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को। जुडिशरी हम पढ़ेंगे पूरा, 3 टियर ऑफ हमारा 3 टियर ऑफ स्ट्रक्चर है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका लोकल कोर्ट्स, ठीक है, ये तीनों चीज की बात करेंगे। एमरजेंसी प्रोविजन अभी थोड़ी देर पहले बताया, तीनों आर्टिकल्स, उसके साथ बहुत सारी चीजें मिक्सअप जो होती है वो। और आखिरी नहीं, इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैंने बताया था अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, जो 12वां नंबर है, ठीक है, 12वां नंबर है, अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे अलग से। आपको याद रखना है, मैं कोई भी चीज आपको 2 से 3 बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। हम सारे के सारे अमेंडमेंट्स इन 11 टॉपिक्स में पढ़ेंगे सबसे पहले, सारे के सारे अमेंडमेंट्स, ठीक है, जितने अमेंडमेंट्स हुए, और फिर इनको अलग से पढ़ेंगे हम, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज 2 से 3 बार जब मैं बताऊंगा ना, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, अलग से कहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार रिपीट करूंगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़ेंगे, जिनका बेसिकली कह लीजिए क्वेश्चन आते हैं मगर उनका कोई रिलेशन नहीं है टॉपिक से, ठीक है। जैसे हम गवर्नमेंट ही पढ़ेंगे, जैसे मैंने एनडीए और उसकी बात की, ठीक है, तो एनडीए वगैरह की बात की, हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा बहुत, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया आफ्टर गांधी एक बुक है, उसके कुछ टॉपिक्स में उठाऊंगा, उस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो पढ़ लेंगे ताकि उसको आपको सिनेरियो पूरा क्लियर हो, जैसे छोटी छोटी लिस्ट, पीएम की लिस्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कौन कौन से गवर्नर कहाँ हैं, जो स्टेट बना वो स्ट्रक्चर कैसा था, ये सब चीजें बहुत छोटे छोटे टॉपिक से मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस तो बनते हैं मगर ये कहीं फिट नहीं होते, इनमें से कहीं भी फिट नहीं होते हो, ठीक है। तो आई विश ये सारी चीजें क्लियर हैं। कल से आपको मैं चालू करा दूंगा कौन से एक्ट से, जल्दी से बताओ, मैं कौन से एक्ट से चालू कराने वाला हूँ, किसने क्लास ध्यान से सुनी, चलो जल्दी से बताओ, मैं कौन से एक्ट से चालू कराऊंगा, कौन सा ईयर बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, चलो कमेंट देख रहा हूं मैं, कौन से एक्ट से मैं चालू करवाऊंगा पढ़ाना। 1773। बिल्कुल सही, वेरी गुड अनुपम, 1773, वेरी नाइस, ठीक, गुड साहिल।
ठीक है, जल्दी से रिस्पॉन्स दिया करो, बता रहा हूँ ऐसे ही होगा। 1773 वेरी नाइस, ठीक है 1773, ठीक है प्रियांशु, ओके ओके, ठीक है। जो एक्ट है 1773 का, कल हम वहां से चालू करेंगे, ठीक है। और पहले देखेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद सारे एक्ट्स को हम एक लाइन से पढ़ेंगे। थोड़ा सा बोरिंग जाने वाली है कल की क्लास, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग भागिएगा मत, ठीक है। ये मत बोलिएगा एकदम बोरिंग पढ़ा रहे हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा आगे, ठीक है। चलो फिर इस क्लास को आज एंड करते हैं, कल मिलते हैं दूसरी क्लास में, ठीक है, जो सेकंड 19th की क्लास है, सेकंड डेमो रहेगा, सो प्लीज ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश आल्सो। ओके ओके ओके, वेल आई ट्राई, ठीक है। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज इज इजी, ठीक है, बात प्रैक्टिस की होती है, ठीक है, फ्रैंकली बताता हूँ, ठीक है। बात प्रैक्टिस की होती है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हम इंग्लिश की, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, ओके ओके, आई ट्राई कि मैं जो टर्मिनोलॉजीज यूज करूं वो परफेक्टली इंग्लिश में हो, क्योंकि हिंदी का कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। ओके, अभी एंटर हो रहा है कोई, क्लास तो खत्म होने आ गई। ओके चलो, तो अपन इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है यहाँ पे। और कुछ भी डाउट हो एक बार मेरे से वापस से आप प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर इसको एंड करते हैं। ऑल क्लियर तो एक बार थम्स अप लिख के भेज दो, जल्दी से थम्स अप दबा दो, तो इस क्लास को खत्म करें। थम्स अप फ्रॉम देवी, ओके। इमोजीज भी हैं इसमें, आप लोग यूज कर सकते हो जब आप लोग को लगे, ठीक है। सर हिंदी इंग्लिश बोथ, या आई विल यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके बिल्कुल। टुमारो आल्सो डेमो और स्टार्ट डेमो कल भी रहेगा, मगर हमारा टॉपिक आगे ही बढ़ेगा। डेमो का मतलब है कि आप लोग देख लो कि क्लास कैसे होती है, थोड़ा इस चीज से इजी हो जाओ कि जूम पे कैसे पढ़ना है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने डेमो नाम रखा है ना। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इन्फॉर्म न्यू स्टूडेंट्स अबाउट टुमारोज डेमो, यस प्लीज डू दैट। आप लोग चैट्स में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं उनको, ठीक है। काफी लोग दिख रहे हैं, काफी लोग नहीं भी दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में जो थे। Sahil, I'm interested in your 1-month course now. Okay, thank you, Sahil. Thank you so much. Me too, sir. Okay, thank you, Jyota. चलो 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 फिर तो मी टू प्रियांशु, ओके थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू। ओके आपको बता दूं, नोट्स अभी मैं कुछ देर में, आधे घंटे 1 घंटे में मैक्सिमम आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। सेम हियर, वेल डन, थैंक यू दिवी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके चलो, तो फिर अभी के लिए बाय बाय, ठीक है। गुड डे एवरीवन, अभी की क्लास यही एंड करते हैं, बाय बाय।